नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसी। आज हम एक ऐसी योजना पे बात करने जा रहे हैं जो योजना लोगों के फायदे के लिए केंद्र सरकार ने बनाई थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू हुई थी और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम जो है वो 2020 में जम्मू कश्मीर में जो है वो स्टार्ट हुई थी। खास बातचीत जो है ये उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जिन्होंने आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए और उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो 24 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाप करते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए हमारी सेहत के लिए आयुष्मान भारत की स्कीम बनाई, हमारे लिए ये किया, हमारे लिए वो किया। तो आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, क्या क्या उसमें स्कैम है, वो हम आज आपको बताएंगे। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के बारे में आपको बताएंगी हमारे साथ हैं एडवोकेट अपू सिंह और स्टेट स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के। अपू सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे अलर्ट इंडिया न्यूज के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू सो मच। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है इसमें क्या क्या स्कैम्स है। मैं चाहता हूं कि आपके इंटरव्यू के दौरान हमारे जो दर्शक इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं या सुनेंगे उनको ये पता होना चाहिए कि ये स्कीम जो है हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आज इस इंटरव्यू को करने के लिए। आज आपके माध्यम से मैं लोगों तक इस प्रचंड बहुमत की सरकार द्वारा लाए हुए एक बड़े इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम के कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूंगी। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि 10 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ वकील श्री शेख शकील अहमद जी, जो एक विसल ब्लोअर भी हैं इस मैटर में, वो एक कंप्लेन दायर करते हैं बिफोर द सीबीआई एट द नेशनल हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। क्या था उस कंप्लेन में? इन दैट कंप्लेन ही वाज सीकिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर with respect to a matter in which a scam of worth 500 to 600 crore rupees has been alleged। इसका मतलब कि वो एक रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर की मांग कर रहे हैं सीबीआई से, जिसमें वो कहते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई 2020 में, इन दोनों योजनाओं में तकरीबन 500 करोड़ से लेकर 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ना मैं आपके माध्यम से लोगों तक कुछ महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु जो है रखना चाहूंगी। लोग इस इंटरव्यू को ध्यान से सुने क्योंकि पूरा का पूरा जो परिदृश्य है वो आपके माध्यम से लोगों तक रखना चाहूंगी। पहला पॉइंट देखिए, जम्मू कश्मीर जो है स्कैम्स का अड्डा बन चुका है और ये जो स्कैम्स हैं हमें कंठस्थ हो चुके हैं। 10 अक्टूबर 2022 की जो कंप्लेन थी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए थे। वो कहते हैं कि 6 जुलाई 2020 को जम्मू कश्मीर की स्टेट हेल्थ एजेंसी जो है वो एक बिडिंग प्रोसेस की शुरुआत करती है। जब वो बिडिंग प्रोसेस शुरुआत करती है इस बिडिंग प्रोसेस की, तो किस लिए किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम जो है उसको लाया गया टू प्रोवाइड a health insurance cover to all the people of Jammu and Kashmir। तो आपने कहीं ना कहीं एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो थी उनको लोगों को प्रोवाइड करनी थी। उसके लिए आपने बिडिंग प्रोसेस शुरू किया। बिडिंग प्रोसेस में जो थी बहुत सारी जो है इंश्योरेंस कंपनीज वो आगे आई। 7 अगस्त 2020 को जो था बिड सबमिट की गई। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है उसकी बिड एक्सेप्ट कर ली गई। 3 सितंबर 2020 को बजाज अलायंस ने नोटिफिकेशन ऑफ द अवार्ड जो था वो एक्सेप्ट किया और 25 दिसंबर 2020 को अरुण जी स्टेट हेल्थ एजेंसी, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट हेल्थ एजेंसी और बजाज अलायंस के बीच में जो था एक अग्रीमेंट साइन किया गया।
एग्रीमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अरुण जी था वो था क्लॉज 27.3। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस एग्रीमेंट पे? पहला कि ये जो अग्रीमेंट था ये चलेगा फॉर एग्जैक्टली 3 years। दूसरा, एवरी 12 months अरुण जी इस एग्रीमेंट को रिन्यू किया जाएगा। और तीसरा, व्हेनेवर द सर्विस प्रोवाइडर, जो इस केस में बजाज अलायंस कंपनी है, जब भी सर्विस प्रोवाइडर को लगेगा कि उसने इस एग्रीमेंट को एग्जिट करना है या इस एग्रीमेंट को छोड़ना है, तो क्या करेगी? वो एक एग्जिट नोटिस देगी। मगर क्लॉज में ये भी लिखा था कि वो एग्जिट किस तरह से कर सकते हैं। वो तभी एग्जिट कर सकते थे जब स्टेट हेल्थ एजेंसी जो है अपना प्रीमियम नहीं पे कर पा रही। और 27.3 क्लॉज में एक और पॉइंट लिखा था कि आपको एक टाइम पीरियड, एक स्टिपुलेटेड पीरियड दिया जाएगा 90 डेज का। उसी के साथ अगर आप उस स्टिपुलेटेड पीरियड में अपना प्रीमियम नहीं पे कर पाती स्टेट हेल्थ एजेंसी, तो आपको 15 दिनों का एक नोटिस पीरियड दिया जाएगा। अचंभे और हैरान करने की बात यह है अरुण जी कि ये अग्रीमेंट जो बजाज अलायंस और स्टेट हेल्थ एजेंसी के बीच में हुआ था, अभी तो इसको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, कि एकदम से 13 सितंबर 2021 को जो है बजाज अलायंस कंपनी जो है एक एग्जिट नोटिस स्टेट हेल्थ एजेंसी को दे देती है। क्या कहती है वो उस एग्जिट नोटिस में? वो कहती है कि हमें आपके साथ जो काम है आगे नहीं करना और 1 साल के बाद हम ये काम को जो है पूरा कर देंगे। इसी के साथ जो है स्टेट हेल्थ एजेंसी इस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं देती कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट था उनका भी पेंडिंग था। और जब बजाज अलायंस ने अपना एग्जिट नोटिस दिया तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बहुत ही एक्सप्रेसिवली लिखा गया था कि बजाज अलायंस तभी एग्जिट कर सकती थी इस कॉन्ट्रैक्ट से अगर स्टेट हेल्थ एजेंसी ने अपना प्रीमियम नहीं दिया। अरुण जी, स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर अपना प्रीमियम एट रेगुलर इंटरवल्स पे कर रही थी, और जब वो एट रेगुलर इंटरवल्स अपना प्रीमियम पे कर रही थी तो बजाज अलायंस जो कंपनी थी वो एग्जिट नोटिस दे ही नहीं सकती थी। अब क्या जिम्मेवारी बनती थी स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर की? उनकी एक जिम्मेवारी बनती थी कि कहीं ना कहीं वो अपने लॉ डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करे और उनसे पूछे कि भाई लेट्स टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट बजाज बजाज जनरल अलायंस, दिस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो क्या करते हैं कि वो इस चीज को बड़ी ढीलम ढाल तरीके से लेते हैं। बहुत ही जिसे कहते हैं बड़े अपॉलिंग सिचुएशन जो है क्रिएट हुई, मगर वो इस पे ज्यादा तूल तवज्जो नहीं देते। और 12 नवंबर 2021 को अरुण जी वो एक फ्रेश बिडिंग जो है अनाउंस करते हैं, फ्रेश प्रोसीजर लॉन्च किया जाता है और इस प्रोसीजर में जो है 3 इंश्योरेंस कंपनी शॉर्टलिस्ट होती है। उनमें से एक कंपनी बजाज अलायंस है। ये वही कंपनी है जिसने 2 महीने पहले जो अपना एग्जिट नोटिस दी थी कि हमने अब स्टेट हेल्थ एजेंसी के साथ काम नहीं करना। मगर जब फ्रेश बिडिंग होती है तो ये भी जो है फाइनली शॉर्टलिस्ट होती है। अल्टीमेटली इफको जिसे कहते हैं IFFCO, इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो नए बिडिंग प्रोसेस में इसका जो बिड है लोएस्ट पाया जाता है और इसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। मगर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस 18 दिसंबर 2021 को ना जाने स्टेट हेल्थ एजेंसी एक किस तरह का अभद्र नोटिस निकालती है और उस नोटिस में वो लिखती है कि फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, ये स्पेसिफाई किया है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो है उन्होंने बड़े विविडली नहीं एक्सप्लेन करे, मगर वो कहते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस जो है इस पूरे के पूरे बिडिंग प्रोसेस को रद्द किया जाता है। लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं वो इस बात पे गौर करें कि जो पूरा प्रोसेस जो बिडिंग का है जब वो कैंसिल कर दिया गया इफको वाला, तो एक नया इंटरिम एग्रीमेंट जिसे हम स्टॉप लॉस एग्रीमेंट भी कहते हैं वो साइन कर देते हैं विद बजाज अलायंस कंपनी, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब हैरानगी की बात यह है कि जब आपके पास ऑलरेडी उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था तो आपको ये नया इंटरिम एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं थी। और जब आप ये नया इंटरिम एग्रीमेंट जिसे हम स्टॉप लॉस एग्रीमेंट कहते हैं, स्टॉप लॉस एग्रीमेंट वो होता है जिसमें आपने लॉसेस जो है अपने बचाने और इंटरिम फॉर द टाइम बिंग आप एक नया अडेंडम एग्रीमेंट बना रहे हैं। और इस अडेंडम एग्रीमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपके मेन एग्रीमेंट से बिल्कुल अलग थे। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? सबसे पहले जो नया अडेंडम एग्रीमेंट है, कि मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वो डेटा है जो कि पब्लिक डोमेन में है, ये वो डेटा है जो सीबीआई को सबमिट किया गया, ये वो डेटा है जो आगे जाके एसीबी जो है जिसके ऊपर जांच कर रही है। इंटरिम एग्रीमेंट और अडेंडम एग्रीमेंट में जो
क्लॉजेस रखे गए वो मेन कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग रखे गए। इसमें आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फी डाल दी और एडमिनिस्ट्रेटिव फी डिसाइड हुई कि वो तकरीबन 15% होगी, अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ पर मंथ। उसी के साथ आप डिसाइड करते हैं, दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं कि 20 करोड़ की फर्स्ट ट्रांच पेमेंट होगी और इस पेमेंट में अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ जो है हर महीने जो स्टेट हेल्थ एजेंसी है वो बजाज इंश्योरेंस कंपनी को पे करेगी। तो बेसिकली अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से जाऊं तो तकरीबन 21-22 लाख बेनिफिशरीज जो हैं उनके लिए काम किया जा रहा था। मगर हैरानगी की बात यह तो जिनके लिए काम किया जा रहा था, इस अडेंडम अग्रीमेंट में कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी का मेंशन नहीं था। इस अडेंडम अग्रीमेंट में जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी का मेंशन ही नहीं करेंगे, दिस गोज अगेंस्ट द ईथोस of the Insurance Act. This goes against the ethos of the IRDAI rules. जब भी आपने कोई इंश्योरेंस का अग्रीमेंट करना है या कोई काम करना है तो आपको सर्टन किसी एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, आपको किसी रूल को फॉलो करना पड़ता है। और IRDAI जो रूल्स हैं, जिसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, ये तकरीबन जो है इन लोगों ने फॉलो ही नहीं करे। और अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बताऊं कि अगर स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू कश्मीर की एक प्रॉपर मीडियम से काम करती तो जो कॉस्ट हमें अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 करोड़ हर महीने पड़ रही है, उसमें शायद हमारा 40 करोड़ में ही काम हो जाता अगर इफ्को को वो प्रॉपर बिडिंग से अपना काम देते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऑफर तो कर ही दिया था इफ्को को, उन्होंने इफ्को को सिलेक्ट कर ही लिया था। और अगर उन्होंने इफ्को को सिलेक्ट नहीं भी करना था, बजाज अलायंस को ही अगर काम करने देते तो हमारा पैसा काफी बच जाना था स्टेट एक्सचेकर का। नहीं, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि अगर बजाज को ही इन्होंने दोबारा से लिया तो पहले उसने क्यों छोड़ा? क्योंकि उनका 3 साल का एग्रीमेंट था, बिल्कुल उनको 3 साल के बाद एग्जिट करना था, तो वो पहले ही कर चुके और फिर दोबारा उनके साथ क्या लगता है आपको, कुछ दाल में काला है इसमें तो मुझे लगता है पूरी दाल ही काली है। क्योंकि अगर आप ये कंप्लेंट पढ़े जो 10 अक्टूबर की पब्लिक डोमेन में आई हुई है, उसमें एडवोकेट शेख शकील अहमद जी ने प्रॉपर्ली, जो विसल ब्लोअर भी है इस केस में, उन्होंने प्रॉपर पॉइंट्स दिए कि किस ढंग से जो है गड़बड़ियां की गई हैं। आपने मुझे पूछा अडेंडम अग्रीमेंट के बारे में, अरे हमारा अग्रीमेंट ऑलरेडी जो था बजाज इंश्योरेंस कंपनी के साथ हो रखा था। एक अग्रीमेंट आपका ऑलरेडी हो चुका है, वो आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते 3 साल के लिए, आप उससे एग्जिट हो जाते हैं, स्टेट हेल्थ एजेंसी आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, तो कहीं ना कहीं कोई तालमेल जो है स्टेट हेल्थ एजेंसीज का जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल्स का जो है बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी के साथ है। और एक आरटीआई रिपोर्ट के तहत जब उनसे पूछा गया क्या बताइए आपने दिसंबर 2020 से लेके 15 मार्च 2022 तक कितना प्रीमियम जो है बजाज इंश्योरेंस कंपनी को पे किया, आप हैरान हो जाएंगे अरुण जी। द पेमेंट टैंटमाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ रुपीस। अगर मैं मोटा मोटा आंकड़ा आपके समक्ष रखूं तो उसे 286 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली कहा गया है। अगर यही काम इफ्को से करवाया जाता और अगर यही काम बजाज इंश्योरेंस कंपनी अपने पहले एग्रीमेंट के थ्रू करती तो हमारा जो स्टेट एक्सचेकर में जो गड़बड़ी हुई है, जितना पैसा गया है, वो अप्रोक्सीमेटली कम होता। उसी के साथ जो बेनिफिशरीज आपने बनाए, नॉर्मली जब भी किसी स्कीम में बेनिफिशरीज बनाए जाते हैं, एंड अरुण जी ये जो आयुष्मान भारत की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इट्स अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ द माननीय प्रधानमंत्री। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। कहीं ना कहीं आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना था। इसमें एक फेज का इस्तेमाल किया गया स्कीम में, जिसे कहते हैं नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, यू हैव टू लीव नोबडी बिहाइंड। आपने किसी को पीछे नहीं छोड़ना, आपने उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ना जो प्रताड़ित हैं, आपने उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ना है जो गरीब तबके के लोग हैं। मगर यहाँ पे अगर हम आरटीआई इंफॉर्मेशन के थ्रू जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको देखें तो उसमें तो साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बजाज अलायंस कंपनी को आपने कुछ इम्पोर्टेंट जो है उनके साथ सांठगांठ करी है और उनका लॉस बचाने के लिए आपने स्टेट एक्सचेकर का बहुत लॉस कर दिया। आपने जब बेनिफिशरीज बनाए, आपको बेनिफिशरीज बनाने थे SECC डेटाबेस पे, जिसे हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। आपने उस बेसिस पे डेटाबेस जो तैयार हुआ था उसी बेसिस पे बेनिफिशरीज बनाने थे। मगर आप क्या करते हैं, आप एक नया डेटाबेस ले आते हैं जिसे हम कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA डेटाबेस आप ले आते हैं और उसके तहत जो है आप बेनिफिशरीज बना रहे हैं। आपने जितने बेनिफिशरीज इंक्लूड करने हैं, चाहे वो सेहत स्कीम में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरी की पूरी स्कीम में हो, आप डालें, आप जितने लोग हैं उनको इंक्लूड करें। मगर एटलीस्ट आप ये तो देखें कि आपका जो स्टेट एक्सचेकर है वो जो है कहीं ना कहीं नुकसान नहीं उठा रहा है। आई थिंक अरुण जी, अगर मैं सारे मैटर को क्रक्सअप करूं, देयर हैव बीन मैसिव bunglings in this scheme. There has been massive misconduct on behalf of the
officials of the SHA, the State Health Agency of Jammu and Kashmir, there has been massive misconduct by the officers of the Jammu and Kashmir Union Territory. और इस criminal misconduct को जो है हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए और इस पे संज्ञान लेना चाहिए। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से लोगों तक एक चीज बड़ी हैरान करने वाली, अंग्रेजी में कहते हैं इट्स सच अ appalling and a horrendous state of affairs, such an obnoxious state of affairs, कि अगर आप ये डेटा पढ़ें जो एडवोकेट शेख शकील अहमद की जो ऑफिशियल कंप्लेन है उसमें आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह का डेटा जो है वो सामने आया है। देखिए ये जो पूरी कंप्लेन है, दिस इज द कंप्लीट कंप्लेन, ये जो पूरी कंप्लेन है ये दायर होगी 10 अक्टूबर 2022 को। आप 19 अप्रैल 2023 तक सीबीआई इस कंप्लेन पे बैठी रहती है। 19 अप्रैल 2023 को ये इस कंप्लेन को एसीबी को जिसे कहते हैं फॉरवर्ड कर देती है। एसीबी क्या करती है, अपनी ही तरह से कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन करके अब 30 सितंबर 2030 को जो है अपना स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर देती है बिफोर द कोर्ट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेटर है अरुण जी, ये जो लेटर है ये हमारी माननीय जो है सीबीआई की चिट्ठी है जो उन्होंने एक आप बोल सकते हैं एक एप्लीकेशन जो उन्होंने सबमिट करी बिफोर द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज एंटी करप्शन सीबीआई केसेस जम्मू में। उस कोर्ट पे उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट करी। दे हैड टू बेसिकली फाइल द स्टेटस रिपोर्ट एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट वीडे ऑर्डर डेटेड 23rd of May। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी 24 मई को। ये वो चिट्ठी है। 24 मई को जब ये चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें बड़ी हैरान करने वाली बात लिख देते हैं। वो कहते हैं कि हमने ऑलरेडी मिस्टर शेख शकील अहमद को जो इसमें विसल ब्लोअर है कंप्लेन को बता दिया है कि आपकी कंप्लेन जो है हमने एसीबी के पास फॉरवर्ड कर दी है। उसी के साथ वो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट जो है हमें नहीं बोल सकती कि आपने एफआईआर रजिस्टर करनी है। अरे हमने कभी भी कंप्लेनेंट ने सीबीआई को कहा ही नहीं कि आप कोर्ट के थ्रू तो कंप्लेनेंट गया ही नहीं रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर के लिए। उन्होंने तो सीबीआई को ये बोला कि आप जांच करें, आप इंक्वायरी कंडक्ट करें और अगर आपको कोई ना कोई गड़बड़ दिखती है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा डेटा सबमिट किया है कि प्राइमा फेशी ये गड़बड़ियां हैं, तो आप जल्द से जल्द जो है इस पे एफआईआर रजिस्टर करें। मगर जो है सीबीआई ऐसा नहीं करती और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि 30 सितंबर को एसीबी ने अपना स्टेटस रिपोर्ट जमा किया है। और एक और चीज जो मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसे हम कहते हैं ललिता कुमारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सशक्त शब्दों में कहा है कि जब भी आपने इंक्वायरी की रिपोर्ट देनी है तो विद इन 7 days देनी है। आप इस पूरी की पूरी कंप्लेंट में महीनों भर बैठ गए, बल्कि आपको एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जो था जल्द से जल्द विद इन 7 days इंक्वायरी की रिपोर्ट जो थी सबमिट करनी थी, मगर आप इसको करने में नाकामयाब रहे। जी मुझे एक पूछना है आपसे कि ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 जी मुझे ये बताइए कि ये जो जितना भी पैसा है ये लोगों को जो इंश्योरेंस देते हैं ये कहाँ से आता है? ये मतलब ये आम जनता का पैसा है? ये आम जनता का पैसा है। इट इज अ टैक्स पेयर्स मनी जो हम और आप और जो लोग काम करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री, जो लोग काम करते हैं अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, ये हमारा ही पैसा है। दिस मनी इज नॉट जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट, क्यों कहीं ना कहीं वो हमारा ही पैसा जो है हमारी स्कीम्स में इस्तेमाल हो जाता है हमारे बेनिफिट के लिए। और अरुण जी आयुष्मान भारत जो मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसमें आपको बताया कि वी हैव टू वर्क ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें कहा गया था दैट नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी ये 20 जिसे कहते हैं 2018 में झारखंड से लॉन्च की गई, और जो सेहत स्कीम जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई वो जैसे आपने बताया वो 2020 में लॉन्च की। मगर आयुष्मान भारत के ना दो जिसे कहते हैं इसके दो पार्ट थे। एक हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और दूसरा जो इसका पार्ट था वो था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। मगर अब हमें ये जानना होगा क्या वाकई जम्मू कश्मीर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बने? मगर क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पे है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके सामने, कुछ केंद्र बिंदु जो है, पूरा परिदृश्य आपके सामने कुछ अलग तरीके से भी रखना चाहूंगी। देखिए 13 सितंबर को अरुण जी आयुष्मान भव नाम का जो है एक नया शगुफ्ता जो है ये छोड़ देते हैं। किसने छोड़ा? ये हमारी सेंटर की गवर्नमेंट ने। मगर ये जो आयुष्मान भव का जो न्यू कैंपेन है, हमारी माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, जिनकी हम बहुत ही इज्जत करते हैं, बड़ी
बड़ी प्रतिष्ठित महिला है वो इस कैंपेन को लॉन्च करती हैं। अब इस कैंपेन का पर्पस क्या है? इस कैंपेन का पर्पस, आयुष्मान भव का पर्पस ये है कि प्रधानमंत्री की जो जन आरोग्य योजना है ये लोगों तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इस योजना में क्या है। हैरानगी की बात यह कि 2018 से आप ये स्कीम लेके आते हैं, 2018 से लेकर 2023 तक आपका कितना टाइम था, आप अभी तक लोगों को इस स्कीम के बारे में समझा ही नहीं पाए। अगर आप लोगों को इस स्कीम के बारे में समझा पाते तो आपको आयुष्मान भव नाम की जो है नई कैंपेन जो है शुरू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने ये नई कैंपेन इसलिए शुरू करी क्योंकि आप कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, जानते हैं, चोर कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपकी ये जो स्कीम है कि आपका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, इसीलिए जो है अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप आयुष्मान भव नाम का जो एक नया कैंपेन। केंद्र सरकार कहती है कि हमने आयुष्मान भारत योजना में पूरे हिंदुस्तान को जो है वो रजिस्टर्ड कर लिए। देखिए, केंद्र सरकार जो है, हमारे वो प्रतिद्वंदी भी हैं और हमें हर तरीके से ध्वस्त भी करना चाहते हैं, और क्योंकि उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार भी रही, तो इसी प्रचंड बहुमत की सरकार के बारे में कैग की रिपोर्ट आई अगस्त 2023 में। इस कैग की जो रिपोर्ट थी, मैं आपके सामने वो रिपोर्ट जो है उसके कुछ केंद्र बिंदु पढ़ूंगी। इस रिपोर्ट में बड़ी ही आश्चर्यजनक बातें की गई। आश्चर्य तो होता है मगर दुख भी बहुत होता है कि आप कहीं ना कहीं एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेके आते हैं लोगों के भले के लिए। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को थोड़ा कैग के बारे में बताएं। सबसे पहले कैग, देखिए, कैग जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बॉडी जो है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत के संविधान के तहत ये बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई। मैं एक जिसे कहते हैं आसान शब्दों में लोगों को समझाऊंगी। कैग एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, भारत के संविधान के तहत ये बॉडी का गठन किया गया, और इस बॉडी का एक ही काम है कि वो जितनी भी स्कीम्स हैं, आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं गवर्नमेंट के खाते हैं, उनकी अकाउंटिंग करती है, उनकी ऑडिटिंग करती है कि भाई क्या क्या गड़बड़ी हुई, क्या क्या गड़बड़ी नहीं हुई। एक तरह से वो एक ऐसी टीचर है जो आपका होमवर्क चेक करेगी और देखेगी कि उसमें आपने कोई गड़बड़ियां की हैं या नहीं। इसी ढंग से कैग जो है 2023 में आयुष्मान भारत योजना के बारे में पढ़ाई करती है, और जब वो पढ़ाई करती है, उसको चेक करती है, तो उसमें काफी गड़बड़ियां पाई जाती है। पहला, वो कहते हैं कि आयुष्मान भारत में जो था डेट ऑफ सर्जरी, मान लीजिए मेरी आज सर्जरी हुई है, तो डेट ऑफ सर्जरी जो है वो डेट ऑफ डिस्चार्ज के बाद में बता रहे हैं। इसका मतलब पेशेंट पहले डिस्चार्ज हो गया और उसकी सर्जरी उसके बाद में हुई, तो आपका जो डेट्स है उसका भी प्रॉपर टैली है नहीं। दूसरा, कैग की रिपोर्ट में यहाँ ये कहा गया कि ऐसे कितने हॉस्पिटल्स हैं कि जिन्होंने ऐसे पेशेंट्स को के नाम रजिस्टर करे हैं जो पेशेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसी तकरीबन जिसे कहते हैं कि 5 लाख ऐसे बेनिफिशरीज हैं, वो बोलते हैं 7.5 लाख बेनिफिशरीज हैं जो एक ही मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड है, वो कोई 999999 वाला मोबाइल नंबर है। 1.4 लाख ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो 8888 नंबर वाले मोबाइल नंबर पे। वो कैसे हो सकते हैं? ये तो सरकार बताएगी हमें, ये प्रचंड बहुमत वाली सरकार हमें बताएगी। उसी के साथ वो कहते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि आपके प्राइवेट और पब्लिक दोनों हॉस्पिटल्स एम्पैनलमेंट होनी थी, तो जितने भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एम्पैनलमेंट है, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स एम्पैनल हो चुके हैं जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं है। आपने ऐसे हॉस्पिटल्स जो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में जो है आपने इम्पैनल कर दिए। हॉस्पिटल्स जो अपनी बिलिंग करते हैं, देखिए ये कैशलेस पेमेंट थी। मैं अगर मान लीजिए बीमार हो जाती हूँ और मैं आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो लेके जाती हूँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आयुष्मान भारत की स्कीम क्या कहती थी कि भाई आप कार्ड दिखाएंगे, आपका कैशलेस पेमेंट होगा और सरकार ऑटोमेटिकली उस हॉस्पिटल के खाते में वो अमाउंट डाल देगी। मगर सबसे गंभीर जनक बात यह है कि जब पैसा सरकार डालती है तो हमें चेक करना होता है कि भाई वो जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है क्या उसके पास वो फैसिलिटीज भी हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स की इम्पैनलमेंट हुई है जिनके पास फैसिलिटीज ही नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल्स ने अपने डेटा दिए, अपने बिल सबमिट करे हैं, ऐसे पेशेंट्स के बारे में सबमिट करे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो बेसिकली कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जिन बेनिफिशरीज तक आयुष्मान भव का फायदा पहुंचना चाहिए था उन लोगों तक तो इसका फायदा पहुंचा ही नहीं। और इसी के साथ अरुण जी, दे आर ऑन रिकॉर्ड। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में, आई विल रीड आउट द स्टेटमेंट टू यू। इसके पहले कि मैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट पढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो बजटरी एलोकेशन थी
आयुष्मान भारत जन आरोग्य स्कीम के लिए पिछले 5 सालों में 360% इंक्रीज हुआ। तो आयुष्मान भारत कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें पैसा ही नहीं डल रहा। आप 360% जो है इंक्रीज करते हैं इसके बजटरी एलोकेशन में, और ये पैसा कहां से आ रहा है? ये हमारा पैसा है, ये मेरा पैसा है, ये आपका पैसा है, ये उन सभी कर्मठ लोगों का पैसा है जो भारत के जिसे कहते हैं भारत के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो भारत के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये उन्हीं लोगों का पैसा है। आप उन लोगों का पैसा धड़ोधड़ बजटरी एलोकेशन उसमें स्कीम्स में कर देते हैं, जो स्कीम्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल, मेरी और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बताती है कि इज बेसिकली हैज अ लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज। और इसके पहले कि मैं इस इंटरव्यू का अंत करूं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चाहूंगी कि लोग इस चीज को ध्यान से सुने। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम है भारती प्रावी पवार जी। भारती प्रावी पवार जी से ऑन द फ्लोर ऑफ द राज्यसभा, वो राज्यसभा के मेंबर है, ऑन द फ्लोर ऑफ द राज्यसभा उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए कि क्या ये वाकई में ही ये जो जन आरोग्य जो स्कीम है, क्या वाकई में इसमें गड़बड़ी हुई है, इसमें घोटाले हुए हैं? तो क्या स्टेटमेंट देते हैं वो अरुण जी? वो एक स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं 210 हॉस्पिटल्स हैव बीन डी-इम्पैनल्ड। मतलब कि वो मान रहे हैं कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स का इम्पैनलमेंट हुआ जिनका इम्पैनलमेंट होना नहीं चाहिए था। वो आगे जाके भी कहते हैं अरुण जी कि 20 करोड़ तकरीबन जो है ये अमाउंट जो है मुआवजे मतलब ये नॉट आई एम सॉरी ये अमाउंट जो है पेनल्टी के तौर पर इन हॉस्पिटल्स में लगना था। और वो कहते हैं कि अभी तक हम सिर्फ 7-8 करोड़ या अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ रुपया ही जो है रिकवर कर पाए हैं। व्हेन अ यूनियन मिनिस्टर makes a statement on the floor of the house, and especially when he is a member of the upper house of the parliament, when he makes a statement that the amount has not been recovered, then I think this is a matter of grave concern, because when such high profile man is not able to recover the amount, आपकी ब्यूरोक्रेसी आपकी है, सेंटर में सरकार आपकी है, अगर आप पैसा नहीं रिकवर कर पाते तो मुझे नहीं पता कि आम जनता का क्या हाल होगा। अरुण जी, दिस इज परहैप्स जो मैं चाहती थी कि आपके माध्यम से, आप जैसे कुछ बेधड़क मीडिया वाले हैं जो लोगों तक जो सच है पहुंचाना चाहते हैं, और गोदी मीडिया वाले नहीं हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के जो हैं उसके माध्यम से मैं लोगों तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो जिस तरह का घोटाला हुआ है वो आपके सामने, आपके माध्यम से लोगों तक रखना चाहती थी। और अंत में अरुण जी मैं यही कहना चाहूंगी कि जिसे कहते हैं ना किशन बिहारी नूर जी की बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। वो कहते हैं ज़मीर काम तो जाता ही है, ज़मीर काम तो जाता ही है, आप कुछ भी कहें, या हो वो गुनाह से पहले या हो वो गुनाह के बाद। तो अगर भाजपा की सरकार में थोड़ा भी ज़मीर बाकी है तो वे जब भी वो इस तरह के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हैं लोगों के लिए लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका ये फर्ज बनता है कि इन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को वो नए कैंपेन्स का जो है ढांचा, नए कैंपेन्स का चोला ना पहनाएं, और जितने भी ये लोग फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लेके आते हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं। मगर मैं जिसे कहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरी की पूरी जिम्मेवार मानूंगी जो गुनाह वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी अरुण जी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी सरकारें इस तरह के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लेके आती है तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी ढंग की होनी चाहिए। These policies have to be executed properly. At the end of it, it costs the state exchequer a lot of money. आप कहीं ना कहीं लोगों का पैसा जो है लगा रहे हैं, और अगर स्टेट एक्सचेकर का पैसा आप सही ढंग से नहीं इस्तेमाल कर रहे तो लोगों का इसमें काफी नुकसान है। और एंड में मैं जिसे कहते हैं किशन बिहारी नूर जी की पंक्तियों से जिसे कहते हैं ये इंटरव्यू खत्म करना चाहूंगी। वो कहते हैं कि ज़मीर काम तो जाता है, ज़मीर काम तो जाता है, कुछ भी कहें, या तो गुनाह के पहले या तो गुनाह के बाद। तो आपने सुना, ये थी हमारे साथ एडवोकेट अपू सिंह। इन्होंने आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के स्कीम के बारे में, योजना के बारे में बताया। ये इंटरव्यू जो है ये बहुत जरूरी था इसकी सच्चाई को लोगों तक लाने के लिए, और मैं यही चाहूंगा हर एक इंसान से
कि इस इंटरव्यू को गौर से सुने और समझें कि किस तरह से मौजूदा सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार लोगों को लूट रही है, चाहे वो बिजली के बिल बढ़ाकर, चाहे वो पानी का बिल लगाकर, जीएसटी लेकर। आप एक मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, आजकल उसका भी जीएसटी जो है वो लगाया जाता है। हर तरीके से आम जनता को जो है वो लूटा जा रहा है। ये कोई छुपाई हुई बातें नहीं है। आजकल हम रोज टीवी पे देखते हैं, रोज लोग जो है वो सड़कों पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं अपने लिए। आप चाहे डेली वेजेस की बात कर लें या और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो रोडों पे होती हैं, पर अल्टीमेटली मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पैसों का केंद्र सरकार जो है वो दुरुपयोग कर रही है और ऐसी योजनाएं वो हम लोगों के लिए ला रही हैं। तो अगर योजनाएं लानी है तो केंद्र सरकार जो है वो अपने व्याप पे लाए, लोगों के पैसों का मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऐसी चर्चाएं आपको आगे भी दिखाएंगे। तब तक के लिए अलर्ट इंडिया टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।